हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 फिनिश की थी। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होने वाले कंसेप्ट्स और साथ में एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी पास जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसमें हम लोगों ने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, तो उनका मैंने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी। ऑर्डर्ड पेयर के हमारे पास एलिमेंट बने थे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कंडीशन लगा दें, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कंडीशन हम लोग लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। और जो रिलेशन वाले सेट के एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी के सेट में भी होंगे, यानी कि रिलेशन का जो सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का सबसेट होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में यूज होने वाले कंसेप्ट, दैट इज फंक्शन की। फंक्शन क्या है? अगर आप रिलेशन के ऊपर फर्दर कोई कंडीशन इंपोज कर दो, जिसकी आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो फिर वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गई? इसका मतलब ये हो गया कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन है, यानी कि अगर हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उस फंक्शन को रिलेशन तो होना ही पड़ेगा। बट लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन हर रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते। सिर्फ उन्हीं रिलेशंस को फंक्शन बोल सकते हैं जो रिलेशन के ऊपर आगे जो हमने कंडीशंस लगाई हैं उनको वो सेटिस्फाई करें। तो ये कहानी है जो आप लोगों के इस चैप्टर की है, क्योंकि इसके बाद कोई नया कंसेप्ट नहीं है। चलिए, तो पहले अपन देखते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है और वो कैसे रिलेशन से बिलोंग करता है। इसको अपन इरेज करते हैं। लो जी, देखिए हमारे पास सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है, और सेट ए में मैंने यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स बना दिए, x1 x2 x3 x4 एंड x5। ये मैंने 5 एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लिए। और y है आउटपुट, जिसकी मैंने y1 y2 y3 y4 ऐसे अपन ने लिख ली आउटपुट। y5 y6 कुछ भी आप लिख सकते हो, मर्जी है। अब सपोज करो x1 की जो वैल्यू है, मतलब जब मैं किसी भी गिवन कंडीशन में x1 पुट करता हूं तो लेट मी से मेरा आंसर y1 आता है। x2 पुट करता हूं तो y3 आता है। x3 पुट करता हूं तो y2 आ जाएगा। x4 पुट करूंगा तो y4 आ जाएगा। और x5 पुट किया तो सपोज कर लो y3 आ जाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन क्या होता है? मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिखने वाला हूं, दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या मतलब है पहली कंडीशन का? कि आपके पास जो सेट ए होगा, सेट ए कौन सा होगा? इनपुट वाला, इनपुट जिसमें हम लोग x की वैल्यूज की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया, हर एलिमेंट जो सेट ए का है उसके पास
मस्ट मतलब होनी ही चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए किसके साथ, वन एंड ओनली वन इमेज। वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब है आउटपुट, यानी कि आपके पास अगर इनपुट है तो उसका सिर्फ एक ही पॉसिबल रिजल्ट आना चाहिए सेट बी में। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, सपोज करो सेट ए है और सेट बी है। मैंने सेट ए में एक एलिमेंट लिख दिया x1 और मैंने सेट बी में दो एलिमेंट लिख दिए y1 y2। तो x1 की इमेज y1 और x1 की इमेज y2, ये एक फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई, ये क्यों है? क्योंकि हमने कंडीशन क्या लिखी है, हमने कंडीशन लिखी है कि जो भी सेट ए का एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, दो इमेज बन गई। अगर एक से ज़्यादा एक भी एलिमेंट की इमेज बन गई तो फिर वो फंक्शन नहीं है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट का मतलब क्या है। सेट ए है, सपोज करो x1 x2, और मैंने सेट बी बना दिया y1 y2। अब सपोज करो x1 की इमेज है y1, ठीक है, और x1 की इमेज है y2। ओ सॉरी, ये तो फिर ऊपर वाली कंडीशन लग गई, x3 लगा देते हैं, ठीक है, और x2 की इमेज x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y2। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सेट ए का एलिमेंट एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या करना है, ये देखा यहाँ पे x3 बच गया, सेट ए की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब की एक इमेज होनी ही चाहिए, यानी कि इसको भी कनेक्शन देना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन का काम करे। तो यानी कि अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे बच गया जिसकी कोई इमेज नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो दो कंडीशन हम लोगों ने चेक कर ली। पहली तो ये हो गई कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज अगर है तो वो फंक्शन नहीं है। अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट बच गया जो कनेक्टेड नहीं है आउटपुट के साथ तो वो भी फंक्शन नहीं है। अब एक कंडीशन मैं और यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेट ए x1 x2 x3, और यहाँ पर लिख देते y1 y2 y3। सपोज करो x1 की इमेज y1 है और x2 की इमेज भी y1 है और x3 की y2 है। अब कंडीशन, अब क्वेश्चन ये आता है क्या ऊपर वाला ये फंक्शन है। कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहले क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव, हर एलिमेंट, तो पहले देखो हर एलिमेंट आउटपुट से जुड़ा हुआ है। क्या हर की एक ही इमेज है, लेट अस चेक। x1 की कितनी इमेज है, y1, यानी एक इमेज है। x2 की कितनी इमेज है, इसकी भी एक इमेज है y1, x3 की भी एक ही इमेज है y2। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फंक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहा है कि हर एलिमेंट यहाँ पर कनेक्टेड है सिर्फ एक के साथ, तो ये फंक्शन में काउंट होगा। अब आपके मैं दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर each element of set B to have pre-image। ये आपको पता है इनपुट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं और आउटपुट को हम लोग इमेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो सेट बी में आ रहा है, सेट बी मतलब आउटपुट में आ रहा है, उसके पास कोई प्री इमेज हो। यानी कि जैसे यहाँ पे y3 खाली बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन के अंडर ये कवर ही नहीं होता। फंक्शन क्या कह रहा है कि इधर वाले एलिमेंट कनेक्ट होने ज़रूरी हैं
और हर एलिमेंट एक से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर इधर 1 2 3 एलिमेंट बच रहे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक और मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में आ गया कि वो भी आपको करवाता हूँ। तो पहला और दूसरा ये वाला फंक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है कि इनपुट के पास एक से ज़्यादा आउटपुट है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इनपुट में कुछ खाली बच गया। ये फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट की एक इमेज है और और क्या करेंगे, हाँ कोई एलिमेंट बचा भी नहीं है। बी में बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेरे पास दिमाग में आ गई कहानी, वहीं से एक्चुअली ये यहाँ से कहानी है जो मैं बनाऊंगा। सेट ए और सेट बी, x1 x2 y1। लो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में बहुत फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें क्या है, इसमें है इनपुट आपकी एक है और आउटपुट आपकी मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, और ये फंक्शन नहीं है। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है, आपकी इनपुट तो दो है और आउटपुट दो छोड़ो, इनपुट आपकी मल्टीपल है और आउटपुट आपकी 1 है, तो ये फंक्शन में काउंट होगा। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपकी इनपुट x1 जब पुट किया तो y1 आया, जब x2 पुट किया तब भी y1 आया। क्या ये हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सही कर रहे हैं? आइए पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखिए x1 की कितनी इमेज है, एक है, y1। x2 की भी एक ही इमेज है, y1। यही तो कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के, सबके पास एक ही इमेज होनी चाहिए। ये तो नहीं कहा ना कि सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब आपके पास जो इनपुट है, आप इनपुट 1 2 3 4 दे रहे हो और अगर सिंप का आउटपुट एक रिजल्ट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलेशन भी फंक्शन में आएगा। हाँ, लेकिन अगर एक इनपुट है और वो आउटपुट अलग अलग दे रहा है तो वो आपका फंक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है मल्टीपल इनपुट्स अलाउड है लेकिन मल्टीपल आउटपुट्स अलाउड नहीं है। तो मल्टीपल आउटपुट्स वाला फंक्शन नहीं है और मल्टीपल इनपुट्स वाला फंक्शन है। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। और सेट बी में क्या चीज़ है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, अच्छी बात है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन को उस चीज़ की कोई हेडिक नहीं है। चलिए अब ये तो फंक्शन की कहानी हमारे पास क्लियर हो गई। अब आप दो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं मुझे, तो मैं वो दो एग्जांपल्स अब आप डन करेंगे। इसको आप इरेज कर देते हैं। देखिए पहला एग्जांपल नंबर 10 है हमारे पास। कहते हैं कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ओके, एग्जांपल नंबर 10। तो सेट है मेरे पास n का, n है नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स का सेट है। रिलेशन r डिफाइन किया गया है। रिलेशन r है x, y, y जो है वो 2x के इक्वल है और x और y नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास रिलेशन है कि आपका x इनपुट हो जाएगा तो 2x यानी कि y मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब हमसे पूछा है पहले तो कि इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए। ओके चलिए, तो पहले तो अपन इसको थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ होने वाली है। आपका जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, तो यानी कि जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से होते हैं, तो जब मैंने 1 पुट किया तो 2 × 1 2 मिल जाएगा। फिर मैं जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 6 मिल जाएगा, 4 पुट करूंगा तो 8 मिल जाएगा, 5 पे 10 मिल जाएगा। तो यानी कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे जो इनपुट पुट करना है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा वट एवर, एज पर द रिलेशन y यानी आउटपुट डबल मिलेगा। तो जो डोमेन है
डोमेन क्या होता है? इनपुट। और इनपुट में आप देख रहे हो क्या कुछ आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो यानी कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि सिर्फ n लिख के छोड़ दिया, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जो इनपुट है वो सभी नेचुरल नंबर्स में आएगी। उसके बाद इन्होंने पूछा कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है? आउटपुट वाला सेट, जहां से आप आउटपुट चेक करने वाले हो। आउटपुट क्या है? मेरे पास y है, और y क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, दे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ आउटपुट। है या नहीं है वो अलग बात है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये आउटपुट पक्का आएगी, हम लोग ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिख रहा, तो मतलब कभी भी आपको आउटपुट में जीरो मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वन लिखा, वन मिल सकता है तो जोड़ दोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जीरो या नेगेटिव तो पक्की बात है, होएगा ही नहीं। तो कोडोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है रियल आउटपुट। रियल आउटपुट मतलब अब जो कोडोमेन का पूरा आउटपुट का सेट है, वो उसमें से वो वाले नंबर्स जो सच में इनपुट से जुड़े हुए हैं। और आप देखो यहाँ पे क्या क्या जुड़ रहा है? 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, दीज ऑल आर रेंज। और इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल वर्ड का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव वाले भी तो होते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स होंगे, नेचुरल होंगे और ऑल होंगे। तो ये आपकी रेंज आ गई। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10। अभी एक और पार्ट पूछा है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? चलो इसके लिए आप वो बनाते हैं, अपन एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। समझना आसान रहेगा, समझाना भी आसान रहेगा। इसको मैं इरेज कर दूँ, इस यहाँ में बना लेते हैं ये और ये, ठीक है। और हमने दो सेट बनाने हैं, ये x के एलिमेंट हो गए, ये y, ये इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। इनपुट नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। आउटपुट भी नेचुरल नंबर्स वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ऐसी जाएगी कहानी। अब कनेक्शन देते हैं। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट किया तो मुझे आउटपुट मिला 2, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 6, 4 8, 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो अब ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। कंडीशन याद करो। पहली कंडीशन थी कि सेट ए का, यानी कि इनपुट का जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे कनेक्टेड होने ज़रूरी हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 1 भी जुड़ा हुआ है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यस। तो इसका मतलब है सभी एलिमेंट इधर वाले किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े होंगे। तो यानी पहली कंडीशन तो ओके हो गई। दूसरी कंडीशन, जो आप जोड़ रहे हो उसमें हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। अगर मैंने 1 लिखा तो मुझे आंसर 2 मिल रहा है, 1 लिख के क्या मुझे कोई और आंसर भी मिल सकता है? नो, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो क्या है, x जो है 2x जो है वो y के इक्वल है। जब मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगी, दैट इज 2। 2 पुट करके भी मुझे सिंगल वैल्यू मिल रही है 4, 3 भी 6, 4 भी 8। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट है उसकी एक ही इमेज है, किसमें? y में। तो यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है ये रिलेशन एक फंक्शन है। यहाँ पे देखिए 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखी थी कंडीशन दूसरी, कि अगर सेट बी में कोई एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है फिर भी वो फंक्शन को ट्रबल नहीं करेगा, वो फिर भी फंक्शन रहेगा। तो इसका मतलब है ये रिलेशन एक फंक्शन है। हम लोग क्या लिख देंगे? यस, given relation is a
function as each element of क्या लिखेंगे, each of domain has one and only one image in क्या लिखा हुआ इन्होंने, इन कोडोमेन। लो ये सही है। तो हमने क्या लिखा कि यस गिवन रिलेशन एक फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट जो डोमेन का है उसकी एक ही इमेज बन रही है कोडोमेन में, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है डेफिनेटली। ओके चलिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग करेंगे, इसको अपन इरेज करते हैं। इलेवेंथ एग्जाम्पल में हमें अगेन कुछ रिलेशन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और उसका रीज़न भी बताना है। तो 3 पार्ट्स हैं तो मैं तीनों करता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 11 और ये पहला पार्ट, R इज गिवन एज 2,1 3,1 एंड 4,2। तो अब आप क्या करो, एरो डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन नहीं रहती। नहीं तो पता क्या चीज़ होती है, कई बार ना हम लोग को समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में हमें करना क्या था। तो आपको पता है जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका पहला एलिमेंट इनपुट होगा 2 3 4, और जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होगा वो आउटपुट होगी, यानी बाई 1 एंड 2। अब देखो 2 का जुड़ा हुआ है 1 से, 3 भी जुड़ा हुआ है 1 से, 4 का जुड़ा हुआ है 2 से। अब याद करो फंक्शन की डेफिनेशन, हर हर एलिमेंट ए सेट का, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, हर एलिमेंट बी से जुड़ना चाहिए। तो हर एलिमेंट बी से जुड़ा हुआ है यस, और एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। 2 एक से जुड़ा हुआ है, 3 भी एक ही से जुड़ा हुआ है, 4 भी एक ही से जुड़ा हुआ है, दिस इज अलाउड। तो ये एक फंक्शन है। और लाइन क्या लिख देंगे, वही लाइन लिख देंगे जो पीछे लिखी हमने, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज हैज ओनली एंड वन ओनली इमेज इन सेट बी, ऐसे लिख दोगे। यस, एज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट। हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी एक और एक इमेज है सेट बी में। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, इसके साथ ही करते हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन वहां से क्रिएट हो जाए तो यहाँ ये दूर कर दे, ये कंफ्यूज हुआ तो वो दूर कर दे। नेक्स्ट है रिलेशन 2,2 r इज इक्वल टू देन 2,4 3,3 एंड 4,4। सबसे पहले तो 2 ओवल्स बना लो, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। ए में लिखेंगे इनपुट, इनपुट क्या है 2 एंड 3 एंड 4, तो 2 3 4, और सेट बी आउटपुट में 2 4 3 4 2 3 4, बस सेम इनपुट है सेम आउटपुट है ना। अब देखो 2 2 से जुड़ा हुआ है और 2 4 से भी जुड़ गया, 3 3 से जुड़ा हुआ है और 4 4 से जुड़ गया। ओह क्लियर है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 2 है उसकी 2 इमेजेस बन गई। नो, एज 2 हैज 2 इमेजेस, जो एलिमेंट 2 है उसकी 2 इमेज बन गई हैं। जब आप 2 पुट कर रहे हो तब भी आपको 2 मिल रहा है, और जब आप 2 पुट कर रहे हो दोबारा से तो आपको 4 भी मिल रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही इनपुट दे रहे हो और आपको मल्टीपल आउटपुट्स मिले। अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था मल्टीपल इनपुट्स एंड 2 मिनट जाओ, मल्टीपल
इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, ये तो अलाउड है, लेकिन सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स दीज आर नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, आपकी इनपुट सिंगल है 2, लेकिन आउटपुट आपको 2 मिल रही हैं या 2 से ज़्यादा मिल रही हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गई कहानी। तो ये अलाउड है मल्टीपल इनपुट्स लेकिन आउटपुट एक, लेकिन इनपुट एक हो और मल्टीपल आउटपुट्स हो, ये अलाउड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। और लास्ट वन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिख जाएगा, ठीक है, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 एंड 6,7। खत्म। यस। अब देखते हैं, बना लो जी, 2 ओवल्स बना लेते हैं अपन। सेट ए लगा लो, सेट बी लगा लो। इनपुट देखो क्या कुछ हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आउटपुट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7। 1 पे 2 कनेक्ट होगा, 2 पे 3 कनेक्ट होगा, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6 और 6 पे 7। ईजी है बताना। यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि हर इनपुट कनेक्टेड है और सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट दे रहा है, तो यानी कि ये वाला एक रिलेशन फंक्शन है। हमने तो ये भी पढ़ा है ना बल्कि कि अगर मल्टीपल इनपुट्स में सिंगल आउटपुट है तब भी है, तो यहाँ पे तो एक इनपुट और एक आउटपुट होगी, तो बिल्कुल प्योर फंक्शन है ये तो, है ना। तो इसीलिए ये एक रिलेशन फंक्शन है। ओके, उसके बाद हमारे पास है एक और कहानी हम लोग आज करते हैं, और हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग। इसका है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, ये दो चीज़ें करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इस सेशन को ओवर कर देंगे। ओके, देखिए हमारे पास एक दिया हुआ है, फंक्शन की कहानी ही है। फंक्शन है हमारे पास, आपको पता है फंक्शन में भी क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज होती है। तो अगर इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर्स, either real numbers or subset of real numbers, तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। कुछ नहीं है, सिंपल क्या कहा है, आपके पास एक फंक्शन है, उसका एक रेंज भी होगी। अगर वो रेंज यानी रेंज वाला जो भी आपका बन रहा है सेट, वो या तो रियल नंबर्स हो सारे के सारे, या फिर रियल नंबर्स का ही कोई सबसेट हो। रियल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट वाले नंबर, रैशनल इरैशनल। तो अगर या तो वो सारे आ रहे हो या फिर उसका कोई पार्ट आ रहा हो, तो फिर उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। सिर्फ रेंज की बात कर रहे हैं, जब सेट रियल नंबर का हो या फिर उसका सबसेट हो रेंज में, तो वी कॉल रियल वैल्यूड फंक्शन। अब दूसरी बात सुनो, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज also either real number or a subset of real number,
रियल फंक्शन। लो, रियल फंक्शन कहेंगे कब? कहते रेंज तो होनी ही चाहिए। अगर रेंज के साथ साथ, यस देखो लिखा ना ऑल्सो, मतलब रेंज के साथ साथ अगर डोमेन भी रियल नंबर्स हैं या फिर रियल नंबर्स का सबसेट है तो फिर उसे बोलेंगे रियल फंक्शन। यानी कि अगर अकेला रेंज रियल नंबर्स में है या उसका सबसेट है तो बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रेंज के साथ साथ अगर डोमेन यानी जो इनपुट है वो भी रियल नंबर्स या उसका सबसेट है तो उसको बोलेंगे पूरे को रियल फंक्शन। यानी कि अगर कोई फंक्शन रियल है, रियल फंक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्योंकि ये कंडीशन तब ओके देखनी है जब ये कंडीशन ओके हो जाए। तो अगर किसी ने बोला कि आपके पास एक रियल फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली है वो रियल वैल्यूड फंक्शन तो होगा ही होगा, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो या तो रियल नंबर होगी या फिर एक रियल नंबर का सबसेट होगी। लेकिन अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड है तो वो रियल फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर रियल वैल्यूड का डोमेन रियल नंबर या सबसेट चला गया तो उसको रियल फंक्शन बोलोगे, अदरवाइज वो रियल फंक्शन नहीं है। चलिए, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, हालांकि एग्जांपल में इतना कोई इसका यूज है नहीं है, सिंपली इनपुट आउटपुट की बात ही है, लेकिन चलिए फिर भी करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 12। कहते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, बिल्कुल है, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का। तो ये कहानी दिमाग में चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स तो नेचुरल नंबर है। तो हमें कहता है कि एक रियल फंक्शन बनाना है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो रेंज है वो या तो रियल नंबर होगी या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया पहले ही कि एक्चुअली में वो पूछ क्या रहे हैं। अब आगे है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) वो है 2x + 1। तो एक इस फंक्शन को मानकर हमें एक टेबल कंप्लीट करना है, तो वो टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे आपके टेबल बनाता हूँ एग्जाम्पल में। x की वैल्यू है ऊपर और नीचे y है। x की वैल्यू पुट करनी है 1, f1 मतलब fx को y माना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। लो बेटा, ये होगी इनपुट 1 to लेकर 7 तक। चलो पुट करते हैं। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 2 × 2 4, 4 + 1 5, 3 पुट करो, 2 × 3 6 + 1 7, 4 × 2 8 + 1 9, 10 + 1 11, 6 × 2 12 13 एंड दिस इज 15। ईजी है, बस हो गया कंप्लीट। अब आप देखो कि जो आउटपुट आई है वो सभी के सभी रियल नंबर्स का एक सबसेट है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो डोमेन है वो भी तो रियल नंबर्स का ही सबसेट है, तो मतलब ये रियल फंक्शन भी है। ओके, चलिए कहानी यहाँ पे आज हम लोग खत्म करते हैं। एक तो हमारे ग्राफ्स हैं इस एक्सरसाइज से पहले, वो करेंगे, लेकिन पहले हम लोग नेक्स्ट सेशन में पहले एक्सरसाइज 2.3 फिनिश करेंगे, क्योंकि जो आज कंसेप्ट हमने किए हैं उससे रिलेटेड है। फिर हम लोग ग्राफ्स के लिए अलग सेशन लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।